साथियों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 रसायन विज्ञान कक्षा 12th का एक और हाफ ईयरली का जो पेपर है वो आपके लिए लेकर आया हूँ। इससे भी पहले मैंने एक पेपर उसको हल करवाया था, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन इस पेपर में रिपीट हुए हैं। बिना टाइम खराब किए हम टॉपिक पे आते हैं कि सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट था कि मैंने पिछले पेपर में भी आपको बताया था कि अपना जो हाफ ईयरली का पेपर आएगा वो कितने नंबर का आएगा। 34 नंबर का 34 अंक का नंबर होगा और जो टाइमिंग है वो 2 घंटे 45 मिनट। जब भी आप पेपर हल करो तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। और इसमें कुछ निर्देश दिए हुए और सबसे बड़ी बात है कि निर्देश में नॉर्मल बात करें कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 14 तक प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 15 से 19 तक प्रश्न 2 नंबर के होंगे और 20 और 21 वाले जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर के होंगे और कुल टोटलिंग है वो 34 अंक की होगी। तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आपको इनके आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, एक काय केंद्रित घन संकुलन व्यवस्था में परमाणुओं की संख्या होती है। काय केंद्रित घन संकुलन का मतलब आप समझते हो BCC, और BCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसका राइट आंसर क्या हो गया? ब। ये क्वेश्चन हमने पिछले पेपर में भी हल किया था। तो क्वेश्चन नंबर 1, एक काय केंद्रित घन संकुलन व्यवस्था में परमाणु की संख्या होती है। तो याद रखना BCC में 2। इससे रिलेटेड या इससे मिलते जुलते सवाल भी आपके पेपर में आ सकते हैं, जैसे SCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 1। और FCC में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 4। और इनकी संकुलन क्षमता से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है। SCC की संकुलन क्षमता कितनी होती है? 52.4%, BCC की 68% और FCC की 74% होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, 500 ग्राम जल में 4 ग्राम NaOH घोला है, विलयन की सांद्रता होगी। अब काफ़ी बच्चे तो ये कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर इसमें ज्ञात क्या करना। देखो, इसमें आपको जो विलायक दिया है वो ग्राम में दिया, अर्थात इस सवाल के अंदर आपको मोल लता ज्ञात करनी है। अगर यहाँ लीटर में या ml में होता, सीधी बात याद रखना, ml में या लीटर में दिया होता तब तो हमें ज्ञात करनी थी मोलरता, जिसको हम लिखते हैं कैपिटल M से। लेकिन हमें यहाँ क्या ज्ञात करनी है? मोल लता। और मोल लता ज्ञात करने का तरीका क्या था? मोल लता को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल m से। और फॉर्मूला था कि विलेय का भार ऊपर, तो विलेय का भार क्या दिया आपको? यह 4 ग्राम लिखा हुआ है। कितना ग्राम है? विलेय का भार 4 ग्राम, तो ये 4 ग्राम तो ऊपर आ गया। नीचे आता है जो विलेय है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, तो NaOH का मोलर द्रव्यमान आपको ज्ञात करना है। तो सोडियम का मोलर द्रव्यमान होता है 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो कितना हुआ? 40। तो विलेय का मोलर द्रव्यमान हो गया 40। अब देखो, विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम। विलायक का द्रव्यमान कितना दिया है? 500 ग्राम, और ग्राम में दिया है, तो पूरे फॉर्मूले को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर बता दीजिए। तो 2 बिंदु से 2 बिंदु गए, 1 से ये गया, 4 से 4, तो 1/5। अब 1 में आप अगर 5 का भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 0.2। अब देखो, मोल लता ज्ञात करनी है, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.2 स्मॉल m। देखो, ऑप्शन जो सवाल नंबर 2 है, इसमें ऑप्शन स और द में नामत कर दे, या स्मॉल m और यहाँ कैपिटल M, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स। तो क्वेश्चन 2 का राइट आंसर क्या हो गया? स, 0.2 m। अगला H2N CH2 NH2। अगला सवाल आपके सामने। पहली बात तो ये शब्द यहाँ पे त्रुटि हो जाती है बहुत बार। क्या लिखा है? लिगेंड लिखा है। तो NH2 CH2 NH2 किस प्रकार का लिगेंड है? तो आप जानते हो कि इसमें एक दाता परमाणु, तो ये दूसरा दाता परमाणु ये, अर्थात दाता परमाणु की संख्या कितनी होगी? 2। तो ये कैसा लिगेंड होगा? सवाल क्या था कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है? तो हमने सीखा था सेकेंड इनवर्स। यहाँ पर मैं कह दूँ कि इससे रिलेटेड सवाल आपके आ सकते हैं। देखो, शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक, प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक और द्वितीय कोटि के अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक आपको मुँह जबानी याद होना चाहिए।
प्रथम कोटि जीरो लिखा तो शून्य कोटि हो गया। शून्य कोटि अभिक्रिया की वेग नियतांक का मात्रक क्या होता है? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। प्रथम कोटि के लिए क्या होता है? केवल सेकेंड इनवर्स। और द्वितीय कोटि के लिए क्या होगा? मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड इनवर्स। तो ये बिल्कुल जो मैं एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ इनसे रिलेटेड आपको हाफ ईयरली में जरूर क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका अपना चैनल है तो इसको जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको इस प्रकार के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और बूस्टर सर के साथ जुड़े रहिए। तो बूस्टर सर के साथ जुड़े रहोगे तो इस प्रकार की आपको काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन है वो समय समय पर मिलती रहेगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अपने 4 क्वेश्चन हो चुके थे। 5वां क्वेश्चन आपको दिया है, निम्न में से सही या गलत की पहचान कीजिए। तो पहला क्या लिखा है? विलयन 2 या 2 से अधिक अवयवों का समभागी, यहाँ पर शब्द सही लिखा होता है समांगी, ये शब्द आप मान सकते हो समांगी मिश्रण होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये देखना विलयन होता है वो 2 या 2 से अधिक अवयवों का समभागी या समांगी मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, सभी खनिज अयस्क होते हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते हैं। बेटा एक बात सुनना, इस बात को उन्होंने उल्टा लिख दिया। जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं और खनिज अयस्क नहीं होते। तो देखो सभी खनिज अयस्क हैं परंतु सभी अयस्क खनिज नहीं होते, ये बात बिल्कुल गलत है। अगला क्वेश्चन नंबर 7, शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है। मैंने अपने वीडियो में बताया था शॉर्ट की दोष अगर आपको याद करना है तो शॉर्ट मतलब अब हम क्रिकेट खेलते हैं तो शॉर्ट मारते हैं तो गेंद क्या होती है? बाहर चलती है, बाहर जाने का मतलब कमी। तो शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल के घनत्व में सदैव क्या आती है? कमी आती है। तो बिल्कुल बात आपकी क्या है? सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 सही है। तो ये पता हो क्वेश्चन नंबर 5 सही है, क्वेश्चन नंबर 6 गलत है, क्वेश्चन नंबर 7 सही है। बिल्कुल ईजी पेपर बनाया है। इस प्रकार के पेपर से आप काफ़ी अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। अगला, 1 लीटर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। इनसे आपकी प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। अगर आपको इन क्वेश्चनों के आंसर आते हैं तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की क्या कहते हैं? तो देखो विलय के मोल किस में घुले? विलयन में, मतलब लीटर में, और लीटर में घुले हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोलरता। मोलरता। और कैपिटल किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एम से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा मोलरता। एक आदर्श विलयन के लिए डेल्टा एच मिश्रण। तो आदर्श विलयन में जब अवयव मिलाते हैं तो एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 10, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि के द्वारा किया जाता है? तो सब जानते हैं कि सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण करना होता है उसके लिए सबसे अच्छी विधि होती है आपकी झाग पलवन विधि या फैन पलवन विधि भी बोल सकते हो इसको आप। झाग सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण कौन सी विधि से किया जाता है? तो याद रखना झाग पलवन विधि से। तो ये आपके रिक्त स्थान वाले चारों सवाल हो चुके हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जल्दी से कमेंट्स में इसका आंसर बताइए। जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर किस प्रकार का अर्धचालक बनता है? तो दो जर्मेनियम होता है वो कौन से वर्ग में आता है? 14वें वर्ग में आता है। आर्सेनिक को हम लिखते हैं AS, ये 15वें वर्ग में आता है। तो आपने क्या किया, यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ 14वें वर्ग के अंदर 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई है। तो इसका मतलब 14वें वर्ग में कोई भी परमाणु होगा उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4। 15वें वर्ग में उसको मिलाओगे तो उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5। अर्थात 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा। और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने का मतलब नेगेटिव चार्ज होता है। तो सीधे से याद कर लेना कि जर्मेनियम में आर्सेनिक मिलाने पर n प्रकार के, नेगेटिव का मतलब n, तो n प्रकार के अर्धचालक या नेगेटिव प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 12, प्रासन दाब किसे कहते हैं? तो प्रासन दाब के लिए मैं इसकी डेफिनेशन है वो इस पेज पे यहाँ लिखना चाहूँगा अलग से कि आपसे क्या पूछा गया। प्रासन दाब की परिभाषा पूछी गई है। तो प्रासन दाब के लिए सीधी सी बात एक तो याद होना चाहिए आपको कि प्रासन दाब को हम किसके द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं? पाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और फॉर्मूला में सीधा लिख देता हूँ CRT होता है और C बराबर आप क्या तो लिख सकते हो NB/V
आर टी, ये प्रासन दाब का फॉर्मूला होता है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या पूछी गई है, परिभाषा। परिभाषा लिखोगे तो क्या लिखेंगे हम परिभाषा के लिए, विलयन पर लगाया गया, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली, विलयन पर लगाया गया बाह्य दाब जो अर्ध पारगम्य झिल्ली में विलायक के अणुओं का प्रवाह को रोकने के लिए, प्रवाह को रोकने के लिए आवश्यक हो, उसे आप क्या कहते हो, प्रासन दाब कहते हैं। तो प्रासन दाब क्या होता है कि जो अर्ध पारगम्य झिल्ली से विलायक के अणु प्रवेश करते हैं उसको रोकने के लिए जो बल हम लगाते हैं बाहर से, उस बल को हम, उस दाब को हम क्या बोलते हैं, प्रासन दाब। और प्रासन दाब का फॉर्मूला याद कर लेना। हो सकता है कि आपकी फॉर्मूला पूछ ले जाए कि पाई बराबर सी आर टी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि रेडियो एक्टिव विखंडन की कोटि कौन सी होती है। तो याद कर लेना, रेडियो एक्टिव विखंडन की कोटि होती है वो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। कौन सी कोटि की अभिक्रिया होगी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है। और एक चीज़ बता दूं, ये याद कर लेना, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया हो तो कौन सी कोटि की अभिक्रिया होती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में होने वाली अभिक्रिया शून्य कोटि की होती है। ऐसे तत्व का उदाहरण दीजिए जो डी ब्लॉक का सदस्य है परंतु संक्रमण तत्व नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में जिसमें मैंने पेपर हल करवाया था उसमें भी क्वेश्चन आया था कि आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 12, आवर्त सारणी का वर्ग नंबर 12, इसमें क्या आता है आपका, जिंक कैडमियम मरकरी, इनके जो डी कक्षक होते हैं वो पूर्ण भरे होते हैं। इस कारण से ये डी ब्लॉक के सदस्य तो होते हैं लेकिन इनको संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन मैंने इजीली आपको हल करवा दिए हैं। अब हम बात करते हैं जो आगे के जो क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के हम उनकी बात करते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 14 तक अपने हो चुके हैं। एक महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हाफ ईयरली से रिलेटेड, अर्धवार्षिक परीक्षा से रिलेटेड रसायन विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वीडियो बनाए गए मैराथन क्लास के रूप में। तो वो मैराथन क्लास आप वहाँ से अटेंड करके उसके अंदर हर 2 से ढाई घंटे के अंदर, 2 से ढाई घंटे के अंदर चैप्टर को फिनिश किया गया है। तो आप वहाँ से क्लास जरूर अटेंड कर लें जिससे आपको काफ़ी फायदा बेनिफिट मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आपको मैराथन क्लास के अंदर आपको मिल जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि कांच को अति शीतल द्रव क्यों कहा जाता है। तो सीधी सी बात है कि कांच क्या है, एक एक्रिस्टलीटोस है। और एक्रिस्टलीटोस में इसको हम चाहे तो इस प्रकार से, इसका आंसर इस प्रकार से ले सकते हैं कि कांच एक एक्रिस्टलीटोस होता है। कांच एक एक्रिस्टलीटोस होता है जिसमें द्रव के समान प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसमें द्रव के समान प्रवाह की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन यह प्रवृत्ति बहुत मंद गति से होती है। इसी कारण हमने कांच को क्या नाम दे दिया, अति शीतल द्रव। इसी कारण हमने कांच को क्या नाम दिया, अति शीतल द्रव। और इसका अगर आप परिणाम दे सकते हैं तो पुराने मकानों के खिड़की व दरवाजों में लगे कांच ऊपर की तुलना में नीचे से मोटे अधिक होते हैं। क्योंकि कांच में
प्रवाह की प्रकृति पाई जाती है, तो कालांतर काफ़ी टाइम बाद कुछ कण ऊपर से चल के कहाँ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। इस कारण से नीचे से वो सतह ज़्यादा मोटी हो जाती है, ऊपर से सतह पतली होती है। इस प्रकार से आप कह सकते हो कांच एक कैसा ठोस है, एक क्रिस्टलीय द्रव मानते हैं, क्रिस्टलीय ठोस है, जिसको हम अतिसतत क्या बोलते हैं, अतिसतत द्रव के रूप में इसको हम मानते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें, अभिक्रिया की अणुसंख्यता व कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए। बेटा मैं यही लिख देता हूँ कि सबसे बड़ी बात है कि अभिक्रिया की जो कोटि है वो एक प्रायोगिक मान है। कैसा मान है? एक अभिक्रिया की कोटि क्या है? एक प्रायोगिक मान है, जबकि अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता है वो एक सैद्धांतिक मान है। कितने अंतर पूछे हैं आपको? नॉर्मली 2 है, तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 अंतर लिख सकते हैं। तो पहला, अभिक्रिया की अणुसंख्यता कैसी होती है? सैद्धांतिक मान होता है, जबकि कोटि प्रायोगिक मान होता है। इसके अलावा आप दूसरा लिख सकते हो कि अणुसंख्यता कभी भी शून्य नहीं होती है। अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता वो कभी भी शून्य नहीं होती है, जबकि आप पढ़ते हो कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती है, तो अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट अंतर मैं और बता दे दूं कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान सदैव पूर्णांक में होगा। पूर्णांक का मतलब 1, 2, 3। अभिक्रिया की अणुसंख्यता का मान सदैव पूर्णांक में होता है, जबकि कोटि होती है वो पूर्णांक के साथ भिन्नात्मक भी हो सकती है। जैसे अभिक्रिया की कोटि 1 है, 1.5 हो सकती है, 2 हो सकती है, 2.5 पूर्णांक में भी हो सकती है। तो 2 अंतर, तो 2 आप ऐसे सीधे याद कर सकते हो कि अभिक्रिया की अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान है, कोटि प्रायोगिक मान है। अभिक्रिया की अणुसंख्यता शून्य नहीं होती है, जबकि कोटि शून्य होती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, झाग पलवन विधि का नामांकित चित्र बनाइए। तो चित्र बनाऊंगा इसलिए टाइम लगेगा, तो आपको आपकी स्क्रीन पे एक नामांकित चित्र इसका नज़र आ चुका होगा। तो ये एम के बोस्टर यूट्यूब चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं जो आपकी इस हाफ ईयरली एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, उनको जरूर अटेंड करें। इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 17 में वह निस्तापन व भर्जन, ये मर्जन नहीं है बेटा, कुछ कभी कभार पेपर की प्रिंटिंग में गलती आ जाती है। भर्जन, निस्तापन व भर्जन में 2 अंतर लिखिए। जो शॉर्ट में अंतर, तो वो मैं आपको यही अंतर बता देता हूँ कि निस्तापन में ना का मतलब वायु की अनुपस्थिति। तो निस्तापन की प्रक्रिया, वायु मतलब ऑक्सीजन हो गया, वायु की अनुपस्थिति मतलब वायु की अनुपस्थिति में गैस को गर्म किया जाता है। तो निस्तापन की प्रक्रिया वायु की अनुपस्थिति में होती है, और भर्जन की क्रिया वायु के आधिक्य में, वायु के आधिक्य में होता है। तो इसको आप ऐसे कह सकते हो कि निस्तापन में अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है, भर्जन में वायु के आधिक्य में गर्म किया जाता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट अंतर जो आपको याद करना है, निस्तापन सदैव जब हम अयस्क का करते हैं तो वो अयस्क या तो कार्बोनेट के रूप में होता है, कार्बोनेट अयस्क होगा, या वो जल योजित ऑक्साइड होते हैं, जल योजित ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड, ऐसे अयस्कों का निस्तापन किया जाता है। और भर्जन है वो सदैव सल्फाइड अयस्कों का किया जाता है। भर्जन सदैव कौन से अयस्क का किया जाता है? भर्जन की प्रक्रिया सदैव सल्फाइड अयस्कों के लिए लागू होती है। तो ये अंतर बहुत इसलिए। लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं? तो एक पिछले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, तो इसलिए कहते हैं पेपर हल करने के काफ़ी फायदे मिलते हैं, काफ़ी क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और अपने को तरीका पता चलता है। लेंथेनाइड संकुचन में आपको एक ही लाइन याद करनी थी शॉर्ट में डेफिनेशन की, लेंथेनम से लेकर ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणुवीय या आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है। इसी कमी को क्या बोलते हैं हम? लेंथेनाइड संकुचन। और इस लेंथेनाइड संकुचन के काफ़ी इफेक्ट पड़ते हैं। जैसे आपने सुना हो तो 4D और 5D का आकार वो लगभग समान होता है अपने वर्ग में। तो लेंथेनाइड संकुचन की डेफिनेशन तो हम इतना याद करने कि लेंथेनम से ल्यूटेशियम तक जाने पर परमाणु या आयनिक त्रिज्या में लगातार कमी आती है, उसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अगला आपसे पूछा गया है कि निकिल का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें, Ni2+। अब जो विशेष बात है Ni2+, तो पहले आपको यहाँ पे एक चीज़ याद करनी होगी, निकिल
तो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके लिखते हो, निकिल से पहले क्या आ जाएगा आपका आर्गन, देखो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो आर्गन तक 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये तो नॉर्मल कंडीशन थी। अब निकिल इसमें कैसे दिया Ni2+ में, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गए। अब देखो गौर से देखो कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं 2, तो अर्थात यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है 2 हो गई, 1 और 1 2। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये याद होना चाहिए कि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का, चुंबकीय आघूर्ण को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला होता है n+2 और मान आता है वो किस में आता है बोर मैग्नेट्रॉन में। तो n का मान कितना रखोगे 2, तो म्यू बराबर √2, 2 + 2, तो 2 को 2 से जोड़े तो 4, 4 को 2 से गुना किया 8, तो म्यू बराबर इसको पूरा हल करोगे तो कितना आ जाएगा √8, और √8 को आप जब हल करोगे तो एग्जैक्ट आपका जो आंसर है वो 2.83 बोर मैग्नेट्रॉन के लगभग आ जाएगा, ये आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो क्लियर है। इसके बाद अब हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका आपका 19, अभिक्रिया की अर्ध आयु किसे कहते हैं, और प्रथम कोटि अभिक्रिया की अर्ध आयु काल 10 सेकेंड है, तो उसके वेग स्थानांक की गणना कीजिए। देखो अर्ध आयु काल की डेफिनेशन क्या होती है, किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय। तो अर्ध आयु काल की परिभाषा क्या लिखोगे कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता का आधा उत्पाद में परिवर्तित होने में लगा समय, या अभिकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता है उसमें से कितनी बजे 50% शेष रह जाए, उसे हम क्या बोलते हैं अर्ध आयुकाल। और अर्ध आयुकाल को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो T½ से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अर्ध आयुकाल ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अगला क्या है, प्रथम कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल कितना दिया 10 सेकेंड, उसके वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो आपको किसकी गणना करनी है वेग स्थिरांक की। तो अब देखो इधर अर्ध आयुकाल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था, T½ बराबर 0.693 अपॉन प्रथम कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक K1। अब आपको वेग स्थिरांक अर्थात K1 का मान ज्ञात करना है। T½ दिया तो क्या हो जाएगा K1 बराबर 0.693 और T½ कितना दिया सवाल में आपको 10 सेकेंड, तो इसमें 10 का भाग देगो और यहाँ भाग दोगे तो यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा आंसर। ये आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे, जिससे मुझे भी आपको पता चले कि आप इस पेपर को ढंग से हल करो। इसका आंसर क्या आएगा वो जरूर कमेंट्स में बताना। तो सवाल नंबर आपके कितने हो गए 19। इसके बाद अब इसमें 2 और बच गए, सवाल 20 और 21। तो 15 से लेकर 19 तक जो सवाल थे वो कितने कितने नंबर के थे, 2-2 नंबर के थे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया मैं आपको शुरुआत से ही, कि इस पेपर में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 8, 9, 10 केवल इन्हीं चैप्टर से आपके हाफ ईयरली में प्रश्न आएंगे, क्योंकि कोरोना के कारण हाफ ईयरली में कुछ सिलेबस में कटौती की गई। तो केवल इन्हीं चैप्टर को आपको अच्छी तरीके से याद करना है और इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। पहला क्वेश्चन पूछा गया, देखो क्वेश्चन नंबर 20 और 21 आपको अथवा में दिया। क्वेश्चन नंबर 20, उभयतंतु लिगेंड किसे कहते हैं। तो उभयतंतु लिगेंड का मतलब जिसमें दाता परमाणु की संख्या होती कितनी 2, लेकिन एक बार में एक ही परमाणु बंद बनाता है। तो ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है लेकिन एक बार में केवल एक ही परमाणु बंद बनाए, उसे उभयतंतु लिगेंड कहते हैं। तो डेफिनेशन आप सब लिख लोगे उम्मीद करूंगा। इसके अलावा निम्नलिखित संकुलों में इस कंपाउंड का आप में क्या पूछा गया है। उभयतंतु लिगेंड का आप एग्जांपल जरूर याद कर लेना। अगर CN तो इसको तो बोलते हैं साइनाइड, NC हो तो आइसोसाइनाइड। ये कैसा लिगेंड है, एक उभयतंतु लिगेंड है। एक होता है NO2 और एक होता है ONO। तो ये 2 आपके उभयतंतु लिगेंड है, ये नाइट्रो वाला। अब क्वेश्चन नंबर 20 का है K3AlC2O4 इसका नाम लिखना है। तो देखो नाम में लिखते हो कि पहले क्या दिया है आपको पोटेशियम, तो सीधी सी बात है मैंने यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ इसका नाम।
नाम क्या हो जाएगा इसका, के का मतलब क्या हो गया, पोटेशियम। अब देखो लिगेंड कितने, 3, तो 3 के लिए आपने क्या लगा दिया, ट्राई। C2O4 कौन सा लिगेंड है, ऑक्सोलेटो, तो ट्राई ऑक्सोलेटो। फिर देखो ऋणात्मक संकुल है तो इसका हो जाएगा एल्यूमिनेट, और एल्यूमिनियम का यहाँ ऑक्सीकरण अंक है +3, तो थर्ड। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो एल्यूमिनेट। इसके बाद आपको पूछा गया संयोजकता बल सिद्धांत के आधार पर CONH3 की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इस कंपाउंड में कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3 हो जाएगा। संकरण समन्वय संख्या 6 है, प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है तो याद करना है संकरण यहाँ पर होगा D2sp3 संकरण होगा इसका। जो समन्वय संख्या कितनी होगी, 6, तो 2 3 और 3 6। फिर पूछिए ज्यामिति, ज्यामिति जो समन्वय संख्या 6 और D2sp3 संकरण है तो सीधी सी बात है कि इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय। अब बात करते हैं चुंबकीय प्रकृति, तो प्रबल लिगेंड होने के कारण उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, प्रतिचुंबकीय। बाकी इस क्वेश्चन को डिटेल से, इस एग्जाम्पल को समझने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने क्वेश्चन नंबर 20 लिखकर एक वीडियो का लिंक दे दिया है, उसमें इस कंपाउंड के बारे में ये सब हम कैसे ज्ञात करते हैं वो डिटेल से बताया गया है। अब 20वीं का अथवा की बात कर लें, क्या लिखा, केलेट लिगेंड, वह लिगेंड जिसमें दाता परमाणु की संख्या 2 होती है और वो दोनों बंध बनाते हैं तो एक वलय का निर्माण होता है, एक वलय का निर्माण होता है। ऐसे उस वलय को बोलेंगे किलेट वलय, और ऐसे लिगेंड को किलेट लिगेंड कहते हैं। ये मुख्यतः द्विदंतुक या उससे आगे वाले लिगेंड हो सकते हैं, तो इन्हें द्विदंतुक लिगेंड, और एग्जाम्पल इसका एथिलीन डाइएमीन कह सकते हो। अगला कंपाउंड निम्नलिखित संकुल यौगिकों का IUPAC नाम लिखें। इसके बाद आपके हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आपको एक कंपाउंड दिया है CONH3,4H2OCl। देखो इसमें 3 लिगेंड है, ये एमीन, ये एक्वा, ये क्लोरो। एमीन का पहला अक्षर ए होता है, एक्वा का पहला अक्षर ए होता है, क्लोरो का सी होता है। एमीन की स्पेलिंग में अगला अक्षर एम आएगा, एक्वा में क्यू आएगा। तो पहले हम एमीन को लिखेंगे, फिर एक्वा को लिखेंगे, फिर क्लोरो को लिखेंगे। तो नाम लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कितने एमीन है, 4, तो यहाँ लिख दोगे आप टेट्रा एमीन। H2O 1 है तो H2O को लिगेंड के रूप में क्या बोलते हैं, एक्वा। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। तो क्या हो गया, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो। लिगेंड क्या, कोबाल्ट धनात्मक, तो केवल क्या लिख दिया मैंने, कोबाल्ट, और इसका ऑक्सीकरण अंक इसको निकालोगे तो +3 आएगा, तो थर्ड। तो क्या होगा, टेट्रा एमीन एक्वा क्लोरो कोबाल्ट, और लास्ट में क्या होगा Cl, तो Cl के लिए आपने क्या लिख दिया, क्लोराइड। Cl के लिए क्या लिख दिया, क्लोराइड। अब देखो जिन स्टूडेंटों ने कल वाला पेपर हल किया था जो मैंने करवाया था उसमें मैंने इसके बारे में बताया था, और सेम ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट हो गया है। तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट के हाफ ईयरली पेपर हल करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेगी। अब देखो सबसे पहले इसमें पूछा है Na की ऑक्सीकरण अवस्था, तो इसका भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकते हो। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। Na का ऑक्सीकरण अंक होगा +2, फिर संकरण होता है इसमें DsP2, ज्यामिति इसकी हो जाएगी वर्ग समतलीय है। देखो अलग अलग चीज़ बचे, संकरण ऑक्सीकरण अवस्था +2, संकरण DsP2, ज्यामिति वर्ग समतलीय, और चुंबकीय प्रकृति में ये हो जाएगा प्रतिचुंबकीय। ठीक है, इन क्वेश्चन नंबर 20 का एक वीडियो मैंने लिंक में डाल दिया, उसको आप वहाँ से देख लें। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित एल्किल हैलाइड को क्वथनांक के बढ़ते हुए क्रम में। तो देखो आपने एक चीज़ तो पढ़ी होगी, मैं शॉर्ट में समझा दूं कि जो क्वथनांक होता है वो अणुभार के समानुपाती होता है। लेकिन आप इन तीनों कंपाउंड को देखोगे, इन सब में सबका अणुभार समान है। ये तृतीय ब्यूटिल क्लोराइड है, ये एन ब्यूटिल क्लोराइड है, और ये आइसो ब्यूटिल क्लोराइड है। तो तीनों का क्वथनांक समान है। तो हमने ये बात पढ़ी है कि जो क्वथनांक होता है वो पार्श्व श्रृंखला के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पार्श्व श्रृंखला जितनी ज़्यादा निकली होगी उसका उतना कम क्वथनांक होगा। तो देखो सबसे नंबर 1 सबसे अधिक क्वथनांक इसका होगा,
उससे कम इसका होगा और सबसे कम इसका होगा। तो क्वोथनांक को बढ़ते हुए क्रम में लिखना है तो पहले 3 नंबर वाला कंपाउंड आ जाएगा, फिर ये निशान है, पहले 3 नंबर वाला, फिर 2 नंबर वाला, फिर 1 नंबर वाला। समझ में आ गया? तो सबसे अधिक मतलब सबसे कम इसका, फिर उससे अधिक इसका, फिर सबसे अधिक इसका हो जाएगा। अगला वुड्स अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण, ये पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाया था, बहुत सिंपल सी है कि एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ करवाते हैं। तो इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु ले लिए और ये अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवा दी, तो यहाँ से 2X के साथ 2 Na अलग हो जाते हैं और यहाँ पर आपको उच्च एल्केन प्राप्त हो जाता है। तो पिछले वाले चैप्टर में भी हमने वुड्स अभिक्रिया के बारे में बात की थी। तो इन हाफ ईयरली पेपर को आप अच्छी तरीके से हल कर लोगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलने वाला। ये बूस्टर सर आपके साथ है, नो टेंशन। अब देखो थोड़ा स्पीड इसलिए करिए, पेपर काफ़ी बड़ा है कि जल्दी फटाफट हल हो जाए। HBr एल्किन का अगर HBr के साथ योग करवाना और पेरोक्साइड की उपस्थिति में होती है तो अभिक्रिया कौन से नियम से होती है? एंटी मार्कोनिकोव के नियम से होती है। तो सीधी बात है कि H वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन, यहाँ तो H जुड़ जाएगा और यहाँ पे Br, तो R CH2 Br हो जाएगा। अब देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुली हुई ब्रोमीन की क्रिया कार्बोक्सिल अम्ल के सिल्वर लवण से की है, यह होन्स डिकर अभिक्रिया हो गई है। तो इसमें क्या होगा कि देखो इस R के साथ एक Br जुड़ जाएगा तो RBr प्लस एक बन जाएगा आपका AgBr और साथ में CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये रिएक्शन भी पिछले वाले वीडियो में मैंने समझाई थी, CH3Cl प्लस AgCN। तो यहाँ से AgCN अलग हो जाएगा, लेकिन ये सहसंयोजक यौगिक होने के कारण बंद कौन बनाएगा, N। तो CH3NC आइसोसाइनाइड का निर्माण होगा। बहुत इजी पेपर है, बहुत इजी है। आप 34, अगर आपने तैयारी अच्छी की है तो आप 34 में से 34 नंबर ला सकते हो। इसके बाद इसके 21वें क्वेश्चन में अथवा की तरफ बढ़ते हैं कि SN1 अभिक्रिया की प्रतिक्रियाशीलता का बढ़ता क्रम। तो हमें पता 3 डिग्री सबसे अधिक क्रियाशील होता है, उससे कम 2 डिग्री और उससे कम 1 डिग्री। तो इस क्रम में व्यवस्थित करना, तो ये 3 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 1 डिग्री। तो ये सबसे अधिक होगा, उससे कम क्रियाशील, उससे कम क्रियाशील ये होगा, उससे कम ये होगा और उससे कम ये होगा। तो 1 2 3 4 मैंने नंबरिंग दे दी है। अब क्रियाशीलता के बढ़ते क्रम में, बढ़ते हुए का मतलब जो सबसे कम हो वो सबसे पहले, सबसे बड़ा वो सबसे लास्ट में। तो 4 3 2 1 और इसको तो हम इसी अकॉर्डिंग यहाँ पर भी सेट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चों की घटते या बढ़ते क्रम में हो सकते। तो इस चैप्टर की वीडियो में मैंने इसको इजीली समझाया है। अब देखो नेक्स्ट हम बात करें फिट्टिक अभिक्रिया। तो सीधी सी बात है कि जो आपकी अभिक्रिया थी कौन सी, वुड्स अभिक्रिया, उसी से मिलती जुलती अभिक्रिया फिट्टिक है। फिट्टिक अभिक्रिया को अगर समझना तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि क्या करते हैं, हमने क्लोरोबेंजीन लिया, उस क्लोरोबेंजीन की क्रिया वही सोडियम धातु के साथ, कितने सोडियम के टुकड़े, 2, और एक और क्लोरोबेंजीन हमने यहाँ पे ले लिया। तो एक Cl इन Cl के साथ ये बाहर निकल गया और ये संपूर्ण क्रिया है वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और दोनों व्यंजन वाले आपस में जुड़ जाएगी। तो दोनों व्यंजन वाले को मैंने यहाँ आपस में, दोनों व्यंजन वाले को मैंने यहाँ पर आपस में जोड़ दिया है। तो दोनों व्यंजन वाले आपस में जुड़ गई, प्लस 2NaCl बाहर चला गया, इसको बोलते हैं डाइफेन। पिछले वीडियो में हमने इसको भी हल किया था। अब देखो निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए और उत्पाद की पहचान कीजिए। तो ROH की क्रिया PCl5 से करवाओगे तो मैंने बताया PCl5 की अभिक्रिया होगी तो POCl3 जरूर बनता, तो उत्पाद क्या बनेगा, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। अब देखो एल्कोहलिक KOH से है तो बीटा विलोपन अभिक्रिया होगी। बेटा बीटा विलोपन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि एक H यहाँ से बाहर जाएगा और ये OH के साथ जुड़ के जल के रूप में बाहर चला जाएगा। तो क्या उत्पाद बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl प्लस KCl है, KCl प्लस H2O का निर्माण हो जाएगा। HgNO2, तो ये NO2 जुड़ जाएगा इसके साथ, तो CH3 CH2 NO2 प्लस AgBr। थोड़ी सी पेपर को हल कराने में स्पीड इसलिए रखनी पड़ेगी, पेपर टाइम पर पूरा हो जाए। तो ये वीडियो चैप्टर मतलब ये हाफ ईयरली का पेपर मैंने हल करवा दिया। एक पेपर मेरे पास और आया, उसको मैं जल्दी ही हल करवा दूंगा। इन पेपर को आप अच्छे तरीके से हल करोगे तो आपको काफ़ी चीज़ें बेनिफिट मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं उनका मैंने एक शॉर्ट में एक वीडियो बना रखा है, उसको आप ज़रूर देख लें, जिससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला। इसी के साथ आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।